Hello students, welcome again in this channel EduMaster। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि कैसे हम बचपन की बातें भी याद रख लेते हैं? कई बार कभी हमें 2 दिन पहले पढ़ा हुआ भी भूल जाता है, कभी हम इतने दोस्तों के नाम याद रख लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स नंबर याद रखते हैं, पासवर्ड्स भी याद रख लेते हैं। जो कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमें मिली होती है वो हमारे दिमाग में जब भी ज़रूरत पड़े वो एकदम से आ जाती है, लेकिन तब तक वो होती कहाँ है। तो आज हम अपने इस वीडियो में यही पढ़ेंगे, मेमोरी। मेमोरी जिसे हम स्मृति कहते हैं हिंदी में, आज उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें सब टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, प्रोसेस ऑफ मेमोरी, देन टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड देन स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव मेमोरी। दिस इज समथिंग अबाउट मी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि माइंड से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन, रिटेनिंग एंड लेटर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ कि ये एक मेंटल प्रोसेस है, माइंड का प्रोसेस है मेमोरी, जिसमें कि हम किसी भी जानकारी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसकी रिटेंशन हमारी माइंड में रहेगी, वो धारण करके रखेंगे हम, और जब ज़रूरत होती है फ्यूचर में तो हम उसको रिट्रीव करते हैं या फिर हम उसे रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। ये एक तरह का मेंटल प्रोसेस है जिसमें कि हम रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई से। एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ जो भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हम एक्वायर करें, इन्वायरमेंट से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी सेंसेस से उस स्टिमुलस को ले रहे हैं, या इंटरनल स्टिमुलाई हम अपने आप भी कुछ चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तो वो भी हो सकता है। और जब भी फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ करते हैं, तो इसे हम मेमोरी कहेंगे। मेमोरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोग्निटिव प्रोसेस है। कोग्निटिव प्रोसेस यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया। हमारे माइंड में कई तरह के प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि इमेजिनेशन एक प्रोसेस है, परसेप्शन है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उनमें से मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल प्रोसेस है, क्योंकि ये जितने भी बाकी के प्रोसेस होते हैं, ये हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, थिंकिंग हो रही है हमारी, ये सारे प्रोसेस कहीं ना कहीं मेमोरी से इफेक्टेड होते हैं। इसलिए मेमोरी को एक सेंट्रल प्रोसेस कहा गया है, कोग्निटिव प्रोसेस का। मेमोरी एक ऐसी फोर्स है जिससे कि हमारे जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं वो हमारे प्रेजेंट की कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। यानी कि हमने कल जो पढ़ा, परसों पढ़ा, या कोई भी कई सालों पहले जो भी कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई घटना हुई है, उसको हम प्रेजेंट में अगर याद कर रहे हैं तो हम कौन सी अवस्था में ला रहे हैं? उसे चेतन अवस्था में ला रहे हैं, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में लाएंगे। और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड आइडियाज़। तो उसे हम मेमोरी कहेंगे। तो मेमोरी का हमने मीनिंग क्या समझा कि मेमोरी क्या है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, उसकी रिटेंशन होना हमारे माइंड में, वो स्टोर होके रहेगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको रिट्रीव करेंगे। जब हम रिट्रीव करते हैं, रिकॉल करते हैं पुरानी चीज़ों को, तो हम उसे अपनी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आते हैं। अब इसके बाद करते हैं कुछ डेफिनेशंस मेमोरी की। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टाउट ने जो दी वो है, मेमोरी इज आइडियल रिवाइवल, दैट इज टू रिवाइव थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंस इन द सेम ऑर्डर और फॉर्म। कोई भी इंसिडेंस जिस ऑर्डर में हुआ है, जिस फॉर्म में हुआ है, जब हम उस चीज़ को उसी तरह से, उन ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को या एक्सपीरियंसेस को वैसे ही अगर हम दोबारा से रिवाइव करते हैं, आइडियल रिवाइवल होगा, देन इट इज़ नोन एज मेमोरी। जैसे हम कहते हैं कि इस बच्चे की मेमोरी बहुत एक्यूरेट है, शार्प है, या किसी की मेमोरी वीक है, तो वो शार्पनेस या अच्छी मेमोरी किसे कहा जाता है? जो चीज़ों को उसी तरह से रिपीट कर देता है या रिकॉल करता है। देन अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने कहा है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली लर्नड। जो पहले हो चुका है या पहले सीख चुके हैं हम कोई भी चीज़, उसको दोबारा से याद रखना ही मेमोरी है। अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, मेमोरी इज़ द रिटेंशन और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में हम जब इंफॉर्मेशन की रिटेंशन करेंगे और उसको स्टोर करके रखते हैं, देन इट इज़ नोन एज मेमोरी। तो ये हमने किया कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
प्रोसेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का प्रोसेस, स्मृति की प्रक्रिया कैसे चलती है। देखिए इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है लर्निंग, देन रिटेंशन, देन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। लर्निंग जिसको हम अधिगम कहते हैं, रिटेंशन धारण करना, रिकॉल प्रत्यास्मरण करना, रिकॉग्निशन पहचान या अभिज्ञान। लेट्स डिस्कस ऑल दीज स्टेप्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग। जब भी मेमोरी होगी, मेमोराइज हम किन चीज़ों को करते हैं, जिनको हमने लर्न किया होगा कभी। तो लर्निंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छे मेमोरी में वो चीज़ें जाएंगी, उनकी रिटेंशन उतनी ज़्यादा रहेगी। लर्निंग क्या होता है, दैट इज़ डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। लर्निंग इज़ एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, नई नॉलेज या इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना लर्निंग है। तो हम जितना इफेक्टिवली लर्न करते हैं, चीज़ों को एक्वायर करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है इट रिटेंशन, वो उतना ही अच्छा होगा। लर्निंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिटेंशन, धारण करना। जो भी चीज़ें हमने लर्न की हैं उनको प्रिजर्व करना ही रिटेंशन है। इट मीन्स प्रिजर्विंग द लर्न्ड मटेरियल इन माइंड। अब रिटेंशन के लिए, एक अच्छी रिटेंशन के लिए, बेटर रिटेंशन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, लर्निंग बाय गुड मेथड इज़ हेल्पफुल इन बेटर एंड लॉन्गर रिटेंशन। जितने अच्छे बेटर मेथड से, अच्छे मेथड से हमारी लर्निंग हुई है, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें हमारे माइंड में, उनकी रिटेंशन बनी रहेगी। देन मटेरियल लर्न बाय इंटरेस्ट एंड अटेंशन। जितने अच्छे हमने इंटरेस्ट से चीज़ों को याद किया या अटेंशन हमने दी थी, हम कंसंट्रेटेड होकर काम कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, रिटेंशन भी उससे ज़्यादा बढ़ेगी। क्लैरिटी एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द लर्न मटेरियल। हमारे लिए कोई भी टास्क कितना हमारे लिए एक तो क्लियर था और दूसरा यूजफुल कितना था, तो उस पर भी हमारी लर्निंग होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने समझी है इन 2 स्टेप्स में कि लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग ऑलवेज लीड्स टू इफेक्टिव रिटेंशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा लर्निंग हो गया, एक्वायर करना इन्फॉर्मेशन को। देन सेकेंड इज रिटेंशन, उनकी रिटेंशन यानी कि वो स्टोर होके हमारे माइंड में रहेंगी। तो ये हमने 2 स्टेप्स किए। थर्ड स्टेप इज रिकॉल, प्रत्यास्मरण। जब भी ज़रूरत होगी फ्यूचर में, हम पास्ट में जो चीज़ सीख चुके हैं, फ्यूचर में जब हम उसको रिवाइव करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को या इन्फॉर्मेशन को अपने कॉन्शियस माइंड में लेकर आएंगे, देन इट इज़ नोन एज रिकॉल। टीचर ने एक दिन कोई क्वेश्चन पढ़ाया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी, नॉलेज दी, अगले दिन वो क्वेश्चन पूछता है, वही इन्फॉर्मेशन बच्चा क्या करेगा, फिर अपने माइंड में लेकर आएगा, उसको रिकॉल करेगा। तो इसे हम कहेंगे रिकॉलिंग। तो रिकॉल मीन्स टू रिवाइव द पास्ट एक्सपीरियंस इन कॉन्शियस माइंड। इट मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ लर्न्ड मटेरियल, दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस करना। देन रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन होता है पहचान करना, अभिज्ञान। जो भी कुछ हमने सीखा है, समझा है, उसको जब हम दोबारा से पहचान लेते हैं, जैसे कि हम अपने किसी फ्रेंड को पहचान लेते हैं, कई साल बाद मिल रहे हैं, तो वो भी रिकॉग्निशन हुआ। तो रिकॉग्निशन क्या है कि इट मीन्स टू आइडेंटिफाई एक्सपीरियंसेस, past experiences are when past experiences are presented to the senses। हमारे senses में सुनकर, देखकर हम जब भी किसी भी चीज़ को दोबारा से recognize कर रहे हैं। तो ये हमने 4 steps किए इसमें। फर्स्ट था लर्निंग, देन रिटेंशन, फिर उसके बाद हमने किया रिकॉल, फिर इसके बाद हमने किया recognition। all these steps are, or all these, it is a process which is यूज्ड इन द मेमोरी प्रोसेस। तो फिर ये सारे इसमें हमने स्टेप्स कर लिए हैं। ये टीचिंग लर्निंग में भी होता है, जब हम कोई एजुकेशनल मटेरियल को याद कर रहे हैं, या फिर डे टू डे लाइफ में भी यही स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अब एक और मैकेनिज्म है इसका मेमोरी का, वो भी हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग, देन स्टोरेज, देन रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने उसमें क्या किया था, लर्निंग किया था। एनकोडिंग भी वही है कि हम जो भी कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हम अपनी सेंसेस से ही लेंगे। जैसे हम सुन रहे हैं कानों से या देख रहे हैं, तो एनकोड हम उसको ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलस को अपने सेंसेस के थ्रू। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो भी चीज़ हम अपनी सेंसेस से लें वो हम अंडरस्टैंड भी कर पाएँ उसको। तो मेमोरी के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करें, अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चे कब समझ पाएंगे, अगर वो उस लैंग्वेज को समझते हैं। अगर टीचर हिंदी में पढ़ा रहा है, बच्चे समझ जाएंगे अगर वो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं,
या इंग्लिश वो समझ रहे हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रेंच लैंग्वेज में दी जा रही है तो आप उसको रिसीव तो कर रहे हो अपने ईयर्स से, स्टिमुलस तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप उसको एनकोड नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते उस लैंग्वेज को। तो जब आप एनकोड नहीं कर पाओगे तो मेमोरी में भी वो चीज़ नहीं जा सकती है। तो मेमोरी के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, चीज़ों को एनकोड करना। तो एनकोड का मतलब हुआ कि when we receive certain stimulus and we also able to understand that, तो वो होगी एनकोडिंग। फिर इसके बाद आ जाता है जब हमने चीज़ों को एनकोड कर लिया तो वो क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी स्टोर्ड इन आवर माइंड, तो वो उसे हम स्टोरेज कहेंगे। देन रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्रीवल हेयर मीन्स रिकॉल, जो हमने पिछले स्टेप में किया था रिकॉल, वही है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, पुनः प्राप्ति करना व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सो हियर वी कैन सी encoding means transforming information into form that can be stored in memory, then storage, then third step is retrieval. So this is also one of the mechanism of memory. तो ये हमने किया अभी मेमोरी का प्रोसेस। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। आपके सिलेबस में भी है क्लासिफिकेशन, या फिर आपको इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो ये हो गई इसकी टाइप्स। तो टाइप्स में अगर हम इसको करें तो फर्स्ट जो हमारा बेसिस रहता है टाइप्स का वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस। फर्स्ट इज सेंसरी मेमोरी, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक और बेसिस जो रहेगा वो उसमें हम कहते हैं डेक्लरेटिव मेमोरी, इसको हम एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहेंगे, नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी जिसको हम इम्प्लिसिट कहेंगे। तो हम इनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी या टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस वाइज हम करेंगे। फर्स्ट इज सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति। सेंसरी मेमोरी कौन सी होगी, नाम से पता चल रहा है, जो हम अपनी सेंसेस से ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। अगर हम उस पर अटेंशन ज़्यादा नहीं देते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में सिर्फ 1 या 2 सेकेंड्स तक बनी हुई रहती है। इसको हम ये मतलब एक तरह से शॉर्टेस्ट मेमोरी है, थोड़ी देर के लिए रहेगी। हमारे सामने कोई चीज़ आई, जब भी हम जा रहे हैं कहीं पे तो कितने सारे लोग हमें दिखते हैं, हम थोड़ा देखते हैं उनकी तरफ, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर नज़र आ रही हैं हमें या सुनाई दे रही हैं। If we don't give any attention to those things, then those information remain in our mind for 1 to 2 seconds या ज़्यादा से ज़्यादा 3 seconds तक हमारे माइंड में बनी रहेगी। अगर अटेंशन देंगे तो ये फर्दर हमारी नेक्स्ट मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, अदरवाइज हम इन्हें भूल जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी हुई, नेक्स्ट हमारी आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम अल्पकालिक या अल्पविधि स्मृति कहते हैं। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी जो कि काम में आती है हमारी मेमोरी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी मेमोरी से थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहेगी। ये 5 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन रह सकती है, और उसके बाद अगर हम अटेंशन देते हैं उस पर भी ज़्यादा तो ये लॉन्ग टर्म में जाएगी, फर्दर जो थर्ड मेमोरी होगी, अदरवाइज हम उसको भी भूल जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को अब हम वर्किंग मेमोरी क्यों कहते हैं, देखिए इसके बाद हम करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो है जिसमें कि बहुत टाइम तक इन्फॉर्मेशन रहती है और कई महीनों तक या ईयर्स तक या पूरे लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है। अगर हम उसको याद करते हैं, हम रिवाइव करते हैं, जैसे हमने पहले किया था स्टेप्स में कि लर्न करना, रिटेंशन करना, फिर रिकॉल करना। जब भी हम इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं तो वो कहाँ आ रही है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो दोबारा कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो जब भी चीज़ों को रिवाइव किया जा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वर्किंग मेमोरी। अब इसके बाद थर्ड टाइप है मेमोरी की, वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति। जो भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से आई और उस पर हम ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं या उसको रिपीट करते जा रहे हैं, तो वो कहाँ जाती हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। इट इज़ मोर देन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से ज़्यादा है और ये लाइफ टाइम तक भी रह सकती है। इसकी लार्ज कैपेसिटी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, इसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हम भी कह सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी को, और ये कई डेज, मंथ्स या ईयर्स तक बनी रहती हैं। अब यहाँ पर हम इसे एक मॉडल के थ्रू पढ़ते हैं। ये मॉडल दिया था एटकिंसन एंड शिफरिन ने।
इसमें ये तीनों मेमोरी है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। सबसे पहले वी रिसीव इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस। ये इंफॉर्मेशन एक स्टिमुलस की तरह है। तो सेंसरी मेमोरी जो हमारी फर्स्ट मेमोरी थी, और इसमें सेंसरी मेमोरी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है इंफॉर्मेशन इसमें, और 0.5 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड्स तक इंफॉर्मेशन रहेगी। इफ़ वी गिव अटेंशन टू दीज थिंग्स, तो फिर यहाँ पर अटेंशन देने से क्या हो जाएगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी या स्टिमुलस है, ये कहाँ चला जाता है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। इफ़ वी डू नॉट गिव एनी अटेंशन ऑन दोज थिंग्स, तो फिर इसकी क्या हो जाएगी, फॉरगेटिंग भी हो जाएगी, मतलब कि वो फिर हमारी मेमोरी में 3 सेकेंड से ज़्यादा रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद, जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में हुआ। और अगर हम इसको फिर से एनकोड करते हैं या इसको हम रिहर्सल करते रहते हैं, रिपीट करते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें चली गई, बहुत सारी बातें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। जब हम उसको रिकॉल करते हैं, ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हम रिट्रीव करते हैं, तो वो वापस कहाँ आ जाती हैं, इट कम्स टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। और अगर बहुत टाइम तक हम इसका रिट्रीवल नहीं करेंगे तो इनकी फॉरगेटिंग भी हो जाती है। यहाँ से भी फॉरगेटिंग हो सकती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से, इफ़ वी डू नॉट रिपीट और रिट्रीव दोज इंफॉर्मेशन आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो फिर इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। इधर हम समझ सकते हैं फिर से, यहाँ पर सेंसरी मेमोरी हुई, सेंसरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन गई शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी में, जो कि अभी हम आगे समझेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, जो टाइप्स के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मेमोरी की, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि अभी हमने देखा था, लॉन्ग टर्म मेमोरी की ही एक क्लासिफिकेशन है एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। फर्स्ट एक्सप्लिसिट मेमोरी या डेक्लरेटिव मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी कौन सी है, स्पष्ट स्मृति। वो मेमोरी जिसको हम कॉन्शियसली यूज़ में ला रहे हैं, हम अवेयर हैं चेतन अवस्था में, जिसका हम इंटेंशनली यूज़ कर रहे हैं, तो उस नॉलेज को, एक्सपीरियंस को मेमोराइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी से। तो कॉन्शियसली रिमेंबर जब हम करेंगे, इसमें कैसे कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन टेस्ट के लिए हम कुछ याद कर रहे हैं, हम कोई नंबर याद कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि हम कॉन्शियस स्टेट में ला रहे हैं उन चीज़ों को। हम अपने फ्रेंड्स के नेम्स याद कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी इंसिडेंट्स को हम याद कर रहे हैं, तो फिर वो हो गया डेक्लरेटिव मेमोरी या एक्सप्लिसिट मेमोरी। इसकी फर्दर 3 टाइप्स आ जाएंगी। वर्किंग मेमोरी, जो कि अभी हमने किया, शॉर्ट टर्म मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक क्या होती है कि जिसमें हम एपिसोड की तरह इवेंट्स को जब हम बता रहे हैं किसी को, या खुद भी याद कर रहे हैं, कि हम जैसे कोई बताएगा कि मैं कल मार्केट गया था, मार्केट में मुझे मेरा फ्रेंड मिला था, फिर हमने बातें की, फिर हमने ये चीज़ें खरीदी वहाँ पर, तो ये क्या है, एपिसोड्स की तरह हम बता रहे हैं। या हम हिस्ट्री की भी, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हम बताते हैं तो एपिसोड की फॉर्म में बता रहे हैं, तो ये हो गई एपिसोडिक मेमोरी। यानी कि किसी भी इंसिडेंट्स को समझाना, इवेंट्स को समझाना स्टेप बाय स्टेप मैनर में। सिमेंटिक मेमोरी कौन सी है, जिसमें हम फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। अगर टीचर पूछता है बच्चों से कि हमें कोई ईयर बताओ आप, जैसे कि मान लो जो पानीपत की लड़ाई है, बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, या फिर जो लीव्स है उसमें पिगमेंट कौन सा होता है जो ग्रीन कलर देता है, तो ये फैक्ट्स हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पूछते हैं, तो इसमें भी हम कॉन्शियस होके, अवेयर होके हम आंसर दे रहे हैं या याद कर रहे हैं जो भी हमने पढ़ा था पहले, तो इसको हम कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। तो ये जो हमने किया, ये कौन सी थी, एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम चीज़ों को याद कर रहे हैं कॉन्शियस होके, अवेयर होके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इम्प्लिसिट मेमोरी, अंतर्निहित स्मृति, नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी। इसमें चीज़ें हमारी मेमोरी में हैं, बनी हुई हैं, हमने लर्न भी की है, याद की है अपनी लाइफ में, और हम उनका यूज़ भी करते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, कि हम अवेयर होके नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके नहीं कर रहे हैं। हमने एक बारी सीख ली, हमारे दिमाग में चली गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बनी हुई हैं हमारी चीज़ें,
तो उसको हम इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। इसमें जैसे इसकी टाइप है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी यानी कि प्रोसीजर में हमको पता है कि किसी भी चीज़ का प्रोसेस कैसे होता है, किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। कोई मशीन है, उसको हम ऑपरेट करना आप सीख गए हैं, जान गए हैं, तो हम उसको कॉन्शियसली याद नहीं कर रहे हैं, अब वो हमारे बिहेवियर में, हमारे मैनर में, हमारे माइंड में आ चुकी हैं। जैसे कि लिखना और चलना, ठीक है, मशीन को ऑपरेट करना, या फिर कोई भी गेम खेलना, हाउ टू प्ले गेम, हाउ टू ऑपरेट एंड मशीनरी। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं, ये हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी में चली गई हैं। प्राइमिंग होता है कि हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू। हमने कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस की और उसके बेसिस पर हमने थोड़ा सा अपने मॉडिफाई कर दिया बिहेवियर को, लेकिन हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में हम अपने बिहेवियर में उसको ला रहे हैं, तो फिर इसको हम कहेंगे प्राइमिंग। तो ये दोनों टाइप्स किसकी थी, इम्प्लिसिट मेमोरी की थी। आपको बस ये नॉलेज होनी चाहिए कि इम्प्लिसिट मेमोरी है कौन सी। इम्प्लिसिट मेमोरी में वो है कि वो मेमोरी जिसका हम यूज़ करेंगे, लेकिन नॉट कॉन्शियसली, नॉट इंटेंशनली, लेकिन इट इज़ इन आवर बिहेवियर, इट इज़ इन आवर माइंड। तो ये हमने यहाँ तक किया। इसको हम अगर समराइज़ करें तो वो है कि मेमोरी को हमने सबसे पहले तो हमने मेमोरी की एक टाइप की थी सेंसरी मेमोरी, जो कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और इंफॉर्मेशन रिमेन इन दिस मेमोरी फॉर 1 और 2 और 3 सेकेंड्स। इसके बाद हमने की शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन अप टू 15 सेकेंड्स तक रहेगी। फिर हमने की थी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें कि लाइफ टाइम तक इंफॉर्मेशन रह सकती है, या 30 सेकेंड से ज़्यादा ही रहेगी, कुछ दिनों तक, कुछ मंथ्स तक या डेज़ तक रहेगी वो इन्फॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही हमने फर्दर डिवीजन कर दी, एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसको हम कॉन्शियस होकर याद रखते हैं, फिर इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में रही हुई है। एक्सप्लिसिट को हमने एपिसोडिक मेमोरी में किया, जिसमें हम इवेंट्स को याद करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। सिमेंटिक मेमोरी जिसमें कि नॉलेज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन आ जाती है वर्ल्ड की। इम्प्लिसिट मेमोरी को हमने किया था प्रोसीजरल में, जिसमें कि हमें प्रोसीजर पता होता है किसी भी चीज़ का, लेकिन हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, पर वो हमारी बिहेवियर में चली गई है। प्राइमिंग जिसमें कि हम अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस लाते हैं, चेंजेस लाते हैं विद एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये हमने किया टाइप्स ऑफ मेमोरी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। इसके अलावा भी कुछ मेमोरीज़ की टाइप्स हैं, ये आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आ गई एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी जिसको हम, जिन चीज़ों को हम इंटेंशनली याद करते हैं, टेस्ट आपका होना है, आप एक्टिवली याद करके कर रहे हो उनको, क्वेश्चंस को के आंसर्स याद रख रहे हो, तो वो एक्टिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी जिसमें हम ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, वो हमें याद रह जाती हैं। इमीडिएट मेमोरी, जिन चीज़ों का इमीडिएटली हम यूज़ करते हैं, कुछ ही टाइम में हम यूज़ करते हैं, तो वो इमीडिएट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी जो बहुत लॉन्ग टाइम, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। लॉजिकल मेमोरी जिसके पीछे हम कोई रीज़न देखते हैं कि ये रीज़न है इसके पीछे, लॉजिक्स देखते हैं, तो वो लॉजिकल मेमोरी होगी। रोट मेमोरी जिसको हम रट्टा या क्रैमिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादा हम कोई चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रीजनिंग नहीं होगी, कोई लॉजिक्स नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मगअप कर रहे हैं, याद रखने की कोशिश कर रहे हैं बस। फिजियोलॉजिकल मेमोरी, ये मेमोरी वो है जो हमारी बॉडी की मेमोरी है। ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ माइंड ही हमारा याद रखता है चीज़ों को, हमारी बॉडी भी। जैसे कि हम लिखने लगेंगे तो हमारे हैंड्स अब हैबिचुअल हो चुके हैं लिखने के लिए, हमें आ जाता है। तो ड्राइविंग, प्लेइंग, डांसिंग, ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं, और अब वो हमारी बॉडी की मतलब परफॉर्मेंस जो है वो मेमोरी, वहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल मेमोरी, जब हम चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में, ऑर्डरली मैनर में याद रख सकते हैं, देन इट इज़ साइकोलॉजिकल मेमोरी। सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम चीज़ों को याद रखते हैं कि फर्स्ट क्या आएगा, फिर सेकंड हमने क्या करना है, फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो वो साइकोलॉजिकल मेमोरी। ये हमने कर लिया, टाइप्स ऑफ मेमोरी किया। सबसे पहले हमने जो किया था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी किया हमने, फिर हमने बीच में प्रोसेस ऑफ मेमोरी भी किया था, जिसमें हमने लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन किया। अब है हमारा लास्ट इसमें सब टॉपिक स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव मेमोरी। ये आपके सिलेबस में भी है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें आता है बीएड में कि व्हाट आर दो स्ट्रैटेजीज विद द हेल्प ऑफ विच टीचर कैन इम्प्रूव मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मेमोरी का जो एक स्ट्रैटेजी है या इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इंक्रीजिंग मेमोरी इज़
कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर होगी उतनी ज़्यादा चीज़ों की रिटेंशन भी रहेगी माइंड में और वो मेमोराइज ज़्यादा रहेंगी। लर्निंग बाय डूइंग, जितना बच्चे परफॉर्म करके सीखते हैं। लर्निंग, ये तो हमने किया था कि लर्निंग इज़ द फोरमोस्ट थिंग फॉर मेमोराइज थिंग्स, लेकिन लर्निंग जितनी ज़्यादा करके होगी, चीज़ों को करेंगे हम, परफॉर्म करेंगे, सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, तो उतना ज़्यादा वो चीज़ें याद भी रहेंगी। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, जितने अटेंटिव बच्चा होगा उसके इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग होगी और फिर रिटेंशन भी ज़्यादा टाइम तक रहेगी। रेसिटेशन मेथड, ये होती है सस्वर विधि जिसमें बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। जैसे टेबल्स लर्न करवाए जाते हैं बच्चों को, स्पेलिंग्स करवाते हैं, इवन पोएम्स बच्चे एक साथ बोलते हैं पूरी क्लास के, तो वो रेसिटेशन मेथड है, लाउडली बोलेंगे बच्चे, तो वो रेसिटेशन मेथड भी यूज़ किया जाता है कई बार कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ नॉलेज को माइंड में रिटेंशन उनकी रखने के लिए। मेकिंग एसोसिएशन, एसोसिएट करना, कुछ चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता है तो हम एसोसिएट कर देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं बॉड मास फॉर्मूला, हम बोलते हैं, अगर मैथ्स में पढ़ा होगा आपने बॉड मास, तो बॉड मास को याद रखना है कि कैसे किस प्रोसेस में हम सॉल्व करेंगे अपनी इक्वेशंस को, सम्स को। तो जैसे हम कहते हैं ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, वैसे ही अगर हमें याद रखना होता है कि ये जो इंद्रधनुष है, रेनबो के कलर्स का सीक्वेंस क्या होगा, तो हम उसके लिए विबग्योर करते हैं, तो फिर इसलिए ये है मेकिंग एसोसिएशंस। देन रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा चीज़ें रिपीट होंगी वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि वर्किंग मेमोरी में आती रहेंगी, उतनी ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म में बनी हुई रहेंगी फिर। तो इसलिए रिपीटिशन, प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। बच्चों को होमवर्क दें, नेक्स्ट डे टेस्ट लें, रिवाइज करें कंटेंट को, तो वो उनके मेमोरी में रहेंगी। मिनिमाइज इंटरफेरेंस, बच्चों के जब भी वो लर्न कर रहे हैं तो लर्न करते हुए इंटरफेरेंस या डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंसेस कम होनी चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मल्टी सेंसरी का मतलब क्या है, मेकिंग यूज़ ऑफ मैनी सेंसेस वाइल लर्निंग, कि बच्चे सिर्फ एक सेंसेस यानी कि सिर्फ सुन के ही ना समझें, वो साथ में परफॉर्म भी करें, चार्ट्स भी देखें, वीडियोस देख रहे हैं, तो ये मल्टीपल सेंसेस हो गया। तो जितना ज़्यादा वो करके परफॉर्म करेंगे बच्चे उतना ज़्यादा उनकी लर्निंग बढ़ेगी और मेमोरी एनहांस होगी। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, टीचर जितना ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ करेगा, चार्ट, मॉडल, तो वो बच्चों की बेटर लर्निंग के लिए अच्छा रहेगा, इफ़ेक्टिव होगा। लिंकेज बिटवीन प्रायर एंड न्यू लर्निंग, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो गैगने थ्योरी में भी किया था कि देयर शुड बी लिंकेज बिटवीन प्रायर लर्निंग, जो बच्चा पहले पढ़ चुका है उसका न्यू लर्निंग से। टीचर जब भी कुछ नया पढ़ाने जाए तो पहले जो पिछला बच्चों ने पढ़ लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड उसे रिवाइज करवाए या क्वेश्चनिंग करे। फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बच्चा कुछ भी अच्छा करता है अगर तो उसको रिवॉर्ड मिलना ज़रूरी है। जैसे टीचर गुड दे देते हैं, वेरी गुड देते हैं, कोई और रिवॉर्ड दे देते हैं, तो उससे भी मेमोरी में वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक बनी रहेंगी। पनिशमेंट, अगर कुछ गलत करता है बच्चा तो फिर उसको से रिलेटेड मिनिमल जो पनिशमेंट है वो हम दे सकते हैं। फिर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। अगर बीमार है बच्चा तो फिर उससे उसकी वो लर्निंग ही नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो फिर मेमोरी में किस तरह से जाएगी चीज़ें। वैसे ही मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। बच्चे के माइंड में कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी, किसी भी तरह की टेंशन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे का माइंड हेल्दी है देन ओनली जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी रिटेंशन होनी या फिर वो मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जा पाएंगी। प्रॉपर रेस्ट इज़ नेसेसरी। अगर बहुत टाइम तक, कई घंटे हो गए बच्चे को पढ़ते हुए या बड़ों को भी अगर पढ़ते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि उससे फटीग आ जाएगी, मेंटल फटीग होगी। मेंटल फटीग होने से लर्निंग और रिटेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ टाइम के बाद थोड़े टाइम के लिए रेस्ट मिलना ज़रूरी है। फिर और यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट का मतलब ये भी है, एक तो हो गया कि जब हम पढ़ रहे हैं तो बीच में गैप्स होने, और दूसरा इसमें रेस्ट ये भी है कि प्रॉपर स्लीप का होना भी ज़रूरी होता है। अगर हमारी प्रॉपर स्लीप नहीं है तो फिर भी हमारी जो मेमोरी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। देन हेल्दी डाइट, अगर डाइट अच्छी होगी, हेल्दी हम बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी कंसंट्रेशन पावर, इंटेलिजेंस, इस सब पे इम्पैक्ट पड़ता है और मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हमने की स्ट्रैटेजीज़ टू इम्प्रूव मेमोरी। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पर मेमोरी का, जिसमें हमने किया, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, देन प्रोसेस ऑफ मेमोरी,
classification of memory on the basis of types, then strategies to improve memory. ये हमारा मेमोरी का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉरगेटिंग का होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग एंड थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। थ्योरीज का मतलब वही है, रीजंस क्या हैं फॉरगेटिंग के, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस कोट के साथ कि मेमोरी एंड क्रिएटिविटी आर असेंशियल टू एजुकेशन, बट इफ़ यू टीच मेमोरी इनकरेक्टली इट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट विल इनहिबिट learning. So we should use this mechanism, this boon of memory which is given to human beings in an effective way. Thank you very much. मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर, नॉलेज ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।